हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त सभी एंजाइम प्रोटीन हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, स्टेप्सिन्स या राइबोजाइम एवं राइबोन्यूक्लिक पी। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, स्टेपिन या राइबोजाइम। देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? देखिए, इसमें ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन है ना। पेप्सिन प्रोटीन है, जब हम उसमें पढ़ते हैं हमारे पाचन तंत्र में जो ये प्रोटीन का क्या करता है? डाइजेशन करता है, जिसमें हमने पढ़ा है किसमें? डाइजेशन में। फिर स्टेप्सिन है। नेक्स्ट है राइबोजाइम। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो राइबोजाइम है ये प्रोटीन नहीं है एंजाइम, क्योंकि इसमें अंदर प्रोटीन नहीं, क्या कंटेन होता है? आरएनए। क्या कंटेन होता है? आरएनए। क्लियर? तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो राइबोजाइम के अंदर आरएनए प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा द डी, राइबोजाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का उपयोग करके एक अभिक्रिया है जिसमें हम बाइकार्बोनेट आयन बना रहे हैं। ये लगभग किसके साथ गति करती है? बाय यूजिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द रिएक्शन स्पीड्स विथ अबाउट। देखिए, एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हम बात कर रहे हैं वाटर, ये मिलके बना रहे बाइकार्बोनिक एसिड। अगर हम देखें तो ये 1 घंटे के अंदर अगर ये नॉर्मल रिएक्शन देखें तो इसके मिनिमम ये 200 या 200 मॉलिक्यूल्स ही किसके बनते हैं? ये बाइकार्बोनेट के। अब हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं। एंजाइम कौन सा लेते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब देखते हैं इसकी स्पीड कितनी बढ़ती है, तो हम देखते हैं इसकी इस एंजाइम की प्रेजेंस में अराउंड 6 लाख जो मॉलिक्यूल्स प्रति सेकंड बनते हैं। यानी इसमें 6 लाख जो अणु है वो एक सेकंड में बन रहा है। इतनी 10 गुना स्पीड इसकी बढ़ जाती है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन युक्त अणु जो एक गैर प्रोटीन प्रोस्थेटिक समूह में कार्यात्मक एंजाइम बनाने के लिए जुड़ता है, क्या कहते हैं? द प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन्स अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए इसका एंजाइम का एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बात की फंक्शनल एंजाइम, है ना, क्वेश्चन में था फंक्शनल एंजाइम। इस फंक्शनल एंजाइम को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है ये 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट से मिलके ये बनता है। फर्स्ट पार्ट इसका कैसा होता है? प्रोटीन पार्ट होता है, या हम इसको कह सकते हैं प्रोटीनियस पार्ट। क्लियर? और दूसरा कौन सा होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। फर्स्ट तो होता है प्रोटीन और सेकंड कौन सा होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। जो इसका प्रोटीनियस पार्ट है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसे बोलते हैं कोफैक्टर, यानी सहकारक। अब इस सहकारक को देखें, इसको फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सहकारक कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें आता है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? जो इस एंजाइम के साथ में टाइटली बंधे हुए होते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं, सेकंड आता है इसमें को एंजाइम। ये को एंजाइम कौन होते हैं? ये भी इसके साथ जुड़ते हैं, एंजाइम के साथ ही जुड़ते हैं। प्लस ये कैसे होते हैं? ढीले बंधे हुए होते हैं, जो आसानी से अलग हो सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें मेटल आयन, धातु आयन। क्लियर?
और ये तीनों मिलके कौन होते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर खुद का काम क्या है? ये इन प्रोटीन पार्ट से जुड़कर क्या करते हैं? एंजाइम की कौन सी एक्टिविटी होती है? कैटालाइजिंग, उत्प्रेरण की क्रियाशीलता को या उसके एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप का प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन कौन सा होगा? कोफैक्टर। उसके भी कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन क्या है? जो फंक्शनल एंजाइम है इसके साथ प्रोटीनियस पार्ट जो है कौन सा है जो नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक से जुड़ता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए, एपो एंजाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा को एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को एंजाइम? अभी हमने पढ़ा को एंजाइम किसके अंदर आता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर में को एंजाइम क्या होते हैं? ये जो एंजाइम इसके साथ ढीले बंधे हुए होते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं। क्लियर? और ये कोएंजाइम काम क्या करते हैं? मैंने अभी बताया एंजाइम का काम क्या? एक्टिवेशन किसका करना? किसका? कैटालाइजिंग का, यानी उत्प्रेरण की क्रियाशीलता बढ़ाना। ये सब उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एनएडी है, ये भी इसकी हेल्प करता है, एफएडी भी करेगा, एनएडीपी भी। तो ये तीनों तो कौन है? कोएंजाइम। लेकिन जो एटीपी है ये कोएंजाइम नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि ये एंजाइम को क्या कर सके? एक्टिवेट कर सके कैटालाइजिंग करने के लिए। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, एटीपी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम के अप्रोटीन युक्त भाग को अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम, कोफैक्टर, अकार्बनिक सक्रिय स्थल, ठीक है, एपो, कोफैक्टर या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट या एक्टिव साइट। तो इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। वापस रिपीट कर देते हैं, कोफैक्टर में कौन कौन से पड़ा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, धातु आयन या मेटल आयन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इष्टतम पीएच से ऊपर पीएच बढ़ेगी तो एंजाइम का क्या होगा? इष्टतम, इफ पीएच इज इंक्रीज्ड अबव ऑप्टिमम पीएच देन एंजाइम एक्टिविटी। तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट देखो या पीएच का इफेक्ट देखो। ठीक है, अगर एक ग्राफ से देखें, जैसे जैसे हम क्या करते हैं पीएच बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब देखिए जैसे जैसे एक बार हम पीएच बढ़ा रहे हैं तो एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ रही है, बढ़ाते जा रहे, बढ़ रही है, बढ़ाते जा रहे, बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले तो क्या हो जाएगी? स्टेबल, फिर उसके बाद देखते हैं वापस वो क्या होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। और जिस पॉइंट पे ये देखते हैं हम ये चेंज आता है, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम या इष्टतम, या हम इसको क्रांतिक भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम या क्रांतिक पीएच। क्लियर? तो अगर पीएच हम एक लेवल तक ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज यानी घटेगी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए, घटती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा एंजाइम है? द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर इज, ऑप्शन इज कोलेजन, रुबिस्को, ट्रिप्सिन या इंसुलिन। तो हमारा आंसर इसमें सही कौन सा आएगा? रुबिस्को। जो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला एंजाइम भी कौन सा है? रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म सबसे ज्यादा अबेंडेंट फॉर्म में कौन सी होती है? रुबिस्को। कोलेजल जो होती है वो एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलती है, फाइबर फॉर्म में प्रोटीन मिलती है। ट्रिप्सिन, ये भी हम पढ़ते हैं, डाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रिप्सिन का भी। और इंसुलिन कहाँ होती है? ये हमारे पैनक्रियास के अंदर बनती है, हमें पता है शुगर लेवल को क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट इसका हमारा आंसर क्या निकलेगा? रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ एक एंजाइम से बंधा हुआ है और इसकी क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य होता है, इसे क्या कहते हैं? कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एंजाइम से बंधा हुआ है और वो जरूरी है उसके काम के लिए? ऑप्शन है हमारे एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम,
कोएंजाइम या होलोएंजाइम। अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कोफैक्टर में कोएंजाइम की, जो एंजाइम की क्या करते हैं, जो कैटालाइज की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है जो एंजाइम से जुड़ा रहेगा, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, कोएंजाइम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसा न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह व्यवहार करता है, विच न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम। देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं ना, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। अब यह बोल रहा है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी डीएनए आरएनए की। तो इसमें अगर अभी अपन ने बात की थी, एक एंजाइम होता है राइबोजाइम। क्लियर। ये जो राइबोजाइम एंजाइम है, अगर देखें तो इसके अंदर क्या कंटेन होता है, आरएनए, यानी आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। इसलिए ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम समूहों के स्थानांतरण को प्रेरित करता है, विच एंजाइम कैटालाइजेज अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, नाम से देखिए यहाँ पर ट्रांसफर। जैसे एक एग्जाम्पल देखती हूँ, मान लो एक मैंने यहाँ पे क्रियाधार या सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर मान लो ये ट्रांसफरेजेज एंजाइम में, या शॉर्ट में लिख दूं टी फॉर ट्रांसफरेजेज, और ये कौन है, सबस्ट्रेट, क्रियाधार। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये दो सबस्ट्रेट है, या हमें देखना है प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट हम देखते हैं कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी देख रहे हैं ये इसके साथ आके जुड़ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये कर देते हैं। ये देखिए ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो इस सबस्ट्रेट के इस ग्रुप के साथ आके जुड़ गया और इसको अलग कर दिया, यानी ट्रांसफर हो गया। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम हम काम में ले रहे, ट्रांसफरेजेज। क्लियर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब जैसे हम यहाँ पे और एंजाइम के नाम आ रहे, थोड़ा उसको भी देखते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम, हमें नाम से ही पता चल रहा है जो क्या काम करते हैं, जल अपघटन का, हाइड्रोलाइसिस का। क्लियर। लाइजेसिस क्या करेगा, ये जो दो हम कह सकते ग्रुप इनको अलग अलग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, अगर ये इस तरीके से है कुछ, तो अगर ये एंजाइम क्या करेगा आगे देखते हैं, तो ये इसको, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को हम देख सकते हैं अलग अलग कर रहा है, यानी इसको इससे अलग कर रहा है। कौन सा एंजाइम कर रहा है, लाइजेज। लाइगेजेस की बात करें तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर वाले जो अपन ने इनहेरिटेंस ऑफ चैप्टर डीएनए आरएनए वाला पढ़ा था, उसमें लाइगेजेस एंजाइम रेप्लिकेशन में बात की थी। लाइगेजेस यानी फेविकॉल, दिमाग में हम ये रखेंगे, यानी चिपकाना। तो यानी जो भी न्यूक्लिक एसिड या जो खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, कौन सा एंजाइम उसको चिपकाएगा, लाइगेजेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, चिपकाने का। और हमारे यहाँ पे कौन सा पूछा है, इसमें ट्रांसफरेजेस है, ट्रांसफर का काम कौन सा करेगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।